नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो आइए देखते हैं मैथ्स पेडागॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला क्वेश्चन है 5+3 बराबर क्या। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यानी कि कहना चाह रहा है कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न बताइए 5+3 बराबर क्या। ऑप्शन ए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। ऑप्शन सी कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ऑप्शन डी 5 और 3 का योग क्या है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या। मुक्त उत्तर प्रश्न की बात करें तो खुला अंत वाला प्रश्न, तो इन मुक्त उत्तर अपसारी चिंतक की बात करें, अपसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न। अब जब मुक्त उत्तर वाले प्रश्न की बात करें कि ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर हों, जिसके कई तरीके से उत्तर आ सकें। ऑप्शन ए देखें 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 और 5 और 3 का योग ज्ञात करें तो 8 हो जाएगा, एक ही आंसर है। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 हो जाए, तो 5 में 3 जोड़ा जाए तो इसका भी एक आंसर होगा। 5 और 3 का योग क्या होगा, इसका भी आंसर क्या होगा, 8 होगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। अब हम बात करें कि 2+6 बराबर भी 8 होगा, 3+5 बराबर भी 8 होगा, 1+7 बराबर भी 8 होगा। तो इसके कई उत्तर हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए गणितीय भाषा में निपुणता को समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है, कैसे। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थितीकरण की भाषा या रोजमर्रा की भाषा। ऑप्शन बी रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन सी गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय करण स्थिति की भाषा या प्रतीकात्मक भाषा या रोजमर्रा की भाषा। ऑप्शन डी रोजमर्रा की भाषा, या गणितीय स्थिति की भाषा या गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और अंत में है प्रतीकात्मक भाषा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले गणितीय भाषा में जो निपुणता को दर्शाना है तो कैसे, सबसे पहले बच्चे की रोजमर्रा की भाषा होनी चाहिए। कौन सी, रोजमर्रा की भाषा। अब इसमें रोजमर्रा की भाषा नहीं है तो इसमें भी रोजमर्रा की भाषा नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में रोजमर्रा की भाषा है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि रोजमर्रा की भाषा, बच्चे की जो रोजमर्रा की भाषा उसी को देखना है आपको। उसके बाद आप क्या करना है, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, और यहाँ पर गणितीय स्थिति की भाषा। उसके बाद है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, और अंतिम में आती है प्रतीकात्मक भाषा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय किस स्तर पर हैं। तो बच्चे जो हैं वो दिखावट के आधार पर पहचान लेते हैं। तो दिखावट का मतलब देखने से, और देखने का मतलब चाक्षुषीकरण। ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक स्तर पर हैं, ऑप्शन बी अनौपचारिक निगमन स्तर पर हैं, ऑप्शन सी औपचारिक निगमन स्तर पर हैं, ऑप्शन डी मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। तो मानसिक चित्रण कहें या चाक्षुषीकरण कहें, चाक्षुषी, और चाक्षुषी का मतलब होता है देखना। तो चाक्षुषीकरण पर हैं। कौन से स्तर पर बैन हिले के अनुसार, जब दिखावट की बात आए तो चाक्षुषीकरण स्तर पर है। या मानसिक चित्र की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषता बताता है, ऑप्शन बी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर करना, ऑप्शन सी समिति की अवधारणा है, और ऑप्शन डी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण रेखा और कोण बताता है। तो जियो बोर्ड की बात करें तो जियो बोर्ड बताता है, जियो बोर्ड क्या है, तो जियो बोर्ड एक ज्यामितीय आकृति और उनकी विशेषताओं के बारे में बताता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है।
प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, ऑप्शन बी स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, और ऑप्शन सी संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, और ऑप्शन डी परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो 10 ग्राम की बात करें तो 10 ग्राम क्या है? तो 10 ग्राम एक चीनी पहेली है जो बच्चे के अंदर क्या करती है, स्थानिक समझ विकसित करती है, क्योंकि किस स्थान पर किस चित्र को लगाना है, त्रिभुज को लगाना है या वर्ग को लगाना है या समचतुर्भुज को लगाना है, तो ये स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करती है। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? ऑप्शन ए ज्यामितीय के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ऑप्शन सी उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और ऑप्शन डी बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर बात करें गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय जो है वो बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना मुख्य ध्येय है। ऑप्शन डी 20% का करेक्ट आंसर है, गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना, ऑप्शन बी दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, और ऑप्शन सी समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो गणितीय पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में जो खंड अभ्यास समय को समावेश करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी 20% का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ऑप्शन बी सामान्य त्रुटियों को पहचानना, ऑप्शन सी क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को ग्रेड और रैंक की स्थिति। तो कमेंट बॉक्स में बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो अधिगम में असंगति क्या असंगतियां हैं और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये उसका अंतर्निहित या उसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ये कहना चाहना संकीर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, ऑप्शन बी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, और ऑप्शन सी बीजगणित पढ़ाना, और ऑप्शन डी परिकलन व मापन पढ़ाना। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, संकीर्ण उद्देश्य गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेखा गणित से मतलब नहीं है कि रेखिक बीजगणित से संबंधित, तो और भी गणित है, अंगणित भी तो है। बीजगणित पढ़ाना ऐसा नहीं है, परिकलन का मापन पढ़ाना ऐसा नहीं है, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सब संख्यात्मक तो सभी में आएंगे, जब बीजगणित हो, रेखा गणित हो, चाहे अंक गणित हो। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापन विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? यानी कि लंबाई को आप पढ़ाएंगे तो किस क्रम में पढ़ाएंगे, कौन सर्वप्रथम क्या चीज की जाए? ऑप्शन ए तुलना करना, आप प्रमाणिक मापों का प्रयोग करना, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना और प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। ऑप्शन बी तुलना करना, आप प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। ऑप्शन सी प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना और अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करना और तुलना करना। ऑप्शन डी प्रामाणिक मापों का प्रयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना और प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, और अंत में है तुलना करना। तो बताएं लंबाई को मापने की बात जब आए, लंबाई को मापने की जब बात आए तो हो जाएगा, हम बात करें सर्वप्रथम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे?
तुलना करेंगे तो तुलना इन दोनों में नहीं है, बचा कौन, ऑप्शन ए। फिर उसके बाद हम करेंगे अप्रमाणिक मापों की, उसके बाद अप्रमाणिक माप और अप्रमाणिक माप के बाद प्रमाणिक माप, प्रमाणिक माप। तो इसमें है अप्रमाणिक मापों का उपयोग, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करती हैं। ऑप्शन ए मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन सी मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, और ऑप्शन डी शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व होता है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, यानी कि गणितीय जो मूल संकल्पना है उनको समझने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? तो खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन ए आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? तो 15 को गुणा 3 से करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा इसका। ऑप्शन बी कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। ऑप्शन सी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन डी 15 गुणा 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसका एक उत्तर होगा। और संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान, इसका भी एक ही उत्तर होगा। लेकिन कोई दो ऐसी संख्या जिनका गुणनफल क्या हो, 45 हो, तो ये हो जाएगा खुला अंत वाला प्रश्न। अब सारे प्रश्न, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, यानी कि कक्षा 2 के कुछ छात्रों को हासिल वाले 2 अंकों की समस्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो कौन सी समस्या है? ऑप्शन ए गणित में रुचि का अभाव, गणित में रुचि नहीं है। ऑप्शन बी अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है। ऑप्शन सी शून्य के महत्व की समझ का अभाव है। ऑप्शन डी पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चे के अंदर जब जोड़ की कठिनाई का सामना हो तो पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन सी वह आकर्षक और रंगीन होने चाहिए, और ऑप्शन डी वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक मोटी व बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आकर्षक व रंगीन हो, ये भी कुछ नहीं है। उसमें केवल की बात नहीं आएगी। तो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। और ये दिखावट की बात आए तो देखने की बात आए तो आंखों से देखेगा। अब ऑप्शन ए स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन बी स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, और ऑप्शन सी स्तर 3 औपचारिक निगमन, और ऑप्शन डी स्तर 0 मानसिक चित्रण। जब दिखावट की बात आए तो मानसिक चित्रण कहें या चाक्षुषीकरण कहें, बात एक ही है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 स्तर मानसिक चित्रण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। और जो चार आधारभूत संक्रियाओं की बात करें, ऑप्शन ए विभाजनात्मक अवस्था में है, ऑप्शन बी उपादान अवस्था में है, ऑप्शन सी संक्रियात्मक अवस्था में है, और ऑप्शन डी परिमाणात्मक अवस्था में है। जब संक्रियाओं की बात हो तो संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन ए उच्चतर गणित के लिए तैयारी,
ऑप्शन बी गणित के अमूर्त विचार जानना, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि जब ये सिफारिश क्या करता है 2005 एनसीएफ 2005 क्या किसकी सिफारिश करता है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ते हुए उसमें सहायता करना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में विभेदित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्न में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। जब आयत की बात करें, जब आयत की बात करें, ऑप्शन ए गुणनफल, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी गुणनफल और ऑप्शन सी आयतन। तो जो आयत की बात करें तो आयत में आयतन नहीं होता, क्योंकि आयत जो है वो 2D है। क्या है? 2D डायग्नोस्टिक है। और अगर हम बात करें घन घना बेलन, ये 3D आकृतियां हैं। कैसी आकृतियां हैं? 3D। और वर्ग और आयत कैसी हैं? ये 2D आकृतियां हैं। और जो 2D आकृतियां होती हैं उनके अंदर आयत नहीं होता। यानी कि 2D की बात करें तो 2 विमाएं वाली, और 3D की बात करें तो जिसकी 3 विमाएं हों, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो। और आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती। तो जिसके अंदर 3 विमाएं वो 3D, जिसके अंदर 2 विमाएं वो 2D, और 2D वाले में आयतन नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्न में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। जब एक टोकरी में 5 सेब थे, 7 और डाल दिए गए, तो ये प्रश्न किस से संबंधित है? ऑप्शन ए संवर्धन, ऑप्शन बी पृथक्करण, पृथक्करण अलग अलग किया जा, अलग कर रहे हैं उसको, नहीं ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी योग की पुनरावृत्ति, बार बार योग की पुनरावृत्ति हो रही है, ये भी नहीं हो सकता, बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। या तो संवर्धन होगा या समुच्चयन होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समुच्चयन। जब एक ही टोकरी में कितने थे? 5 थे और 7 सेब और डाल दिए, तो टोटल सेबों की संख्या की बात करें तो हो जाएंगे 12 सेब। लेकिन इसमें जुड़वा नहीं रहा है। ये आपसे पूछ रहा है ये क्या कौन सी श्रेणी से संबंधित है, तो ये समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। तो गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन ए गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऑप्शन सी सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और ऑप्शन डी सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? बच्चों की त्रुटियां होती हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? ऑप्शन ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। और ऑप्शन डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि गणित की जो पहेलियां होती हैं वो क्या मदद करती हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में गणित की पहेलियां मदद करती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? ऑप्शन ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। ऑप्शन बी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। ऑप्शन सी गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल। ऑप्शन डी गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता गणितीय संचारण उल्लेख करता है।
नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, संकल्पनाओं को पूर्णता श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। पाठ्य पुस्तकों की, जब पाठ्य पुस्तकों की बात करें तो संकल्पनाओं को, ऑप्शन डी देखें, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में, यानी कि जो चीज दिखाई जाए उसके बाद ना दिखाई जाए तो मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किए जानी चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। किसको, ज्यामितीय समझ को। ऑप्शन ए, मानसिक चित्रण, अनौपचारिक निगमन, विश्लेषण और अनौपचारिक निगमन। ये ज्यामितीय समझ जो थी वो बेन हिली ने बताई थी। ऑप्शन बी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ऑप्शन सी, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण और विश्लेषण। ऑप्शन डी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो पहले होगा मानसिक चित्रण, और इसे कहते हैं चाक्षुषीकरण और जीरो स्तर। फिर है उसके बाद विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो सही कथन है, जब बच्चों को संख्या ज्ञान विकसित हो जाए उसके बाद शून्य का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो माप का जब संदर्भ पढ़ाया जाए तो कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, आप प्रमाणिक मापों का प्रयोग आप प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद होना करना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सर्वप्रथम जब माप की बात करें तो पहले हमें अप्रमाणिक मापे यानी कि अप्रमाणिक मापों को मापना चाहिए, उसके बाद प्रमाणिक माप। तो ऑप्शन बी में देखें जरा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्न में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपत्रक। ऑप्शन बी, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। ऑप्शन सी, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों के लिए मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जाना चाहिए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। तो गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। ऑप्शन सी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन डी, कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो बताएं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड।
टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इनका उपयोग किया जाना चाहिए, साधन हैं उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रतिचित्रण की बात करें, मैपिंग की बात करें, तो कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी, प्रतिचित्रण गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और ऑप्शन डी, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिचित्रण जो है, मैपिंग जो है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो कौन सी आकृति है जिसका संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है। ऑप्शन ए, प्रतिरूप या पैटर्न। ऑप्शन बी, कोण। और ऑप्शन सी, समिति। और ऑप्शन डी, चौपड़। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो कोण का संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है, ये जूनियर लेवल से संबंधित है, यानी कि पेपर 2 के लिए तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कोण। तो वे वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, हमें किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। ये किसने कहा। तो ये बात किसने कही थी कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली हैं, हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। तो ये पर्यावरण की परिभाषा है। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए, वुडवर्थ। ऑप्शन बी, जिम बार्ट। ऑप्शन सी, जॉन डीवी। ऑप्शन डी, रॉस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये जो परिभाषा है, ये जिम्बर्ट की परिभाषा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जिम्बर्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, छात्रों में शिक्षण का विकास करना। ऑप्शन बी, छात्रों का अध्ययन किए जाने वाले विषय की गहन जानकारी देना। ऑप्शन सी, छात्रों में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी, छात्रों में संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। तो परियोजना कार्य के जो उद्देश्य हैं वो संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी उसका उद्देश्य है। स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कुशलता देना, ये भी उसका उद्देश्य है। गहन जानकारी होना, ये भी उद्देश्य है। लेकिन छात्रों में शिक्षण का विकास करना, ये परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। तो नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्ययन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए। किस चीज की प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन ए, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार कराना। ऑप्शन बी, पाठ्य योजना तैयार करना। ऑप्शन सी, धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों की पहचान करना। और ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। तो प्राथमिकता देनी चाहिए, नोट तैयार करने की कोई ऐसी बात नहीं है। धीमी गति से अधिगम करने वाले, ये भी नहीं हो सकता। पाठ्य योजना तैयार करें केवल नहीं, बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, ये नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय प्राथमिकता देनी चाहिए कि बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार कराना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बालकों को पर्यावरण शिक्षण किन रूपों में करवाया चाहिए। यानी कि बालकों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में करवाना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रायोगिक। ऑप्शन बी, सैद्धांतिक। ऑप्शन सी, प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा की दृष्टि से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण कैसे होना चाहिए, प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रायोगिक रूप से, सैद्धांतिक नहीं। तो जब सैद्धांतिक नहीं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों है, केवल तो होगा ही नहीं। तो कैसा होना चाहिए, प्रायोगिक, प्रयोगात्मक या अवलोकनात्मक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है।
पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, लेखन कला का विकास करने के लिए शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जा सकें। ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। तो केवल गृह कार्य ये तो होगा नहीं, प्रश्न याद करवाएं ये भी नहीं होगा। अब लेखन कला का विकास करने के लिए या प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, तो बताएं। अब लेखन कला का, लेखन से कला कोई मतलब नहीं है पर्यावरण का, इसका क्या मतलब है, यानी कि प्रायोगिक अवलोकनात्मक प्रत्यक्ष अनुभव कराए जाएं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। अध्यापन कार्य के दौरान शिक्षक छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है, इसमें किस कौशल के विकास का उद्देश्य छुपा है। ऑप्शन ए, सामाजिक कौशल। ऑप्शन बी, भाषा कौशल। ऑप्शन सी, संचार कौशल। ऑप्शन डी, चिंतन कौशल। तो बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। तो अध्यापन जब कल्पनाशीलता की बात करें तो कल्पनाशीलता किससे आएगी, कल्पना किससे आती है, समाज से आती है, भाषा से आती है, संचार से आती है। ये कल्पना जो आती है, कल्पना जो होती है वो चिंतन से आती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चिंतन कौशल का उद्देश्य छिपा है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए, रेटिंग स्केल। ऑप्शन बी, ग्रेडिंग व्यवस्था। ऑप्शन सी, निबंधात्मक परीक्षा। ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो रेटिंग स्केल भी है गुणात्मक परिवर्तन हेतु, ग्रेडिंग व्यवस्था है, निबंधात्मक परीक्षा है, या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। तो ग्रेडिंग व्यवस्था भी होती है, रेटिंग स्किल भी होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी होती है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न नहीं होते हैं। मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है निबंधात्मक परीक्षा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, याद करना। ऑप्शन सी, सहभागिता। ऑप्शन डी, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो प्रश्न पूछना भी आकलन के लिए है, सही है। सहभागिता भी ठीक है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी ठीक है, लेकिन याद करना ये आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, याद करना। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रतिभा छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभप्रद है। विज्ञान की प्रतिभा छात्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन अधिक लाभप्रद है। ऑप्शन ए, कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना। ऑप्शन बी, उसकी जांच करने के लिए। ऑप्शन सी, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन डी, उसे स्व विश्लेषण के लिए निर्देशित करना। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि इसका आंसर क्या है। तो बात करें कि लाभप्रद है, तो नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि बच्चा नई नई खोज करेगा। जब नई नई खोज करेगा तो बच्चा क्रिएटिव रहेगा और सक्रिय रहेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जांच करने के लिए, मदद करने के लिए, कमजोर छात्रों की स्व विश्लेषण करने के लिए नहीं, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस स्वीकृति का उद्देश्य नहीं है, यानी कि ईवीएस को स्वीकृत नहीं करता है। ऑप्शन ए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में अभिमानी दुनिया। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समानता और व्यवहार संबंधी गतिविधियों को शामिल करना। ऑप्शन सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और मानकों के साथ छात्रों का नेतृत्व करना, शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। ऑप्शन डी, जीवन और पर्यावरण की चिंता के महत्व को आत्मसात करना। बताएं तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस स्वीकृति उद्देश्य नहीं है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समानता और व्यवहार संबंधी गतिविधियों को शामिल करना।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं है, क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी देखें जरा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और मानकों के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये ईवीएस स्वीकृति नहीं देता, आत्मसात करने की भी स्वीकृति देता है, कौशलों को विकास की ओर बढ़ाना ये भी स्वीकृति देता है, सामाजिक पर्यावरण के बारे में दुनिया की खोज करना ये भी स्वीकृति देता है, लेकिन मूल्यांकन के लिए शब्दों और मानकों के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना इसकी स्वीकृति नहीं देता। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस टेक्स्ट में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। तो रेलवे टिकट का नमूना क्यों दिखाया गया है? ऑप्शन ए, छात्रों को रेल किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन बी, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है। ऑप्शन सी, निर्णय लेने के लिए छात्रों के खर्च को बढ़ाना है। ऑप्शन डी, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर है। तो रेलवे टिकट नमूना क्यों दर्शाया गया है ईवीएस में? तो इससे होता है वास्तविक जानकारी के साथ साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए, अंकेक्षित बीज को कक्षा में प्रतिबंधित करने और अंकन की प्रक्रिया को समझाने हेतु। ऑप्शन बी, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकन चरणों को प्रस्तुत करके। ऑप्शन सी, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करने और उनके चित्र बनाने के लिए। ऑप्शन डी, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाई जाएं। तो बताएं बीज अंकुरण को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है कब, कौन सा कॉन्सेप्ट है? बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का अनुसरण करने और उनके चित्र बनाने के लिए दिशा निर्देश देना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? तो पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, छात्रों में आलोचनात्मक विवेक क्षमता विकसित करना। ऑप्शन बी, छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। ऑप्शन सी, छात्रों के मन को भटकाना। ऑप्शन डी, छात्रों के मन को भटकाना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेना। बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जब नहीं की बात आए तो छात्रों के मन को भटकाना। तो क्या जो पहेलियां होती हैं वो छात्रों के मन को भटकाती हैं? नहीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी पत्ते शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर में वे जानवरों की तस्वीरें लेते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसकी तस्वीर बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले गए। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में पशुओं के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ऑप्शन डी, चिड़ियाघर में विभिन्न पशुओं द्वारा खाने वाले खाने का पता लगाने की कोशिश करना। तो बच्चों को जब चिड़ियाघर में ले आया जाता है तो कौन सी अनुमति नहीं देंगे आप छात्रों के लिए? बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। तो चिड़ियाघर में पशुओं के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में क्या चीज शामिल होनी चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों और खोज के साथ निरंतर और असंरक्षित शिक्षक अवलोकन। ऑप्शन बी, प्रत्येक सप्ताह जारी किए गए अधिकृत परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की जानी चाहिए। ऑप्शन डी, पास या फेल के रूप में
युवा शिक्षार्थियों को अभिनय करने के लिए हर सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य दिया जाना चाहिए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है। तो मूल्यांकन में क्या चीज शामिल होनी चाहिए, शिक्षार्थियों को खोज के साथ साथ निरंतर और संरक्षित शिक्षक अवलोकन कराए जाने चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। पर्यावरण में समझें तो पर्यावरण में क्या, अवलोकन पर जरा ध्यान दें, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए छात्रों को अपने दम पर सीखना और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। ऑप्शन बी वरिष्ठ हस्ताक्षर में जो किया जा रहा है उसका अनुपालन या पालन करने के लिए। ऑप्शन सी छात्रों द्वारा कहे गए प्रश्नों के आधार पर विचार और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, छात्रों को अपने दम पर यानी कि स्वयं, अपने दम की बात करें तो स्वयं सीखने पर और अपने अवलोकन करने पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि छात्रों द्वारा कहे गए प्रश्नों के आधार पर, तो प्रश्नों के आधार पर नहीं भैया, अपने आधार पर यानी कि स्वयं करने के आधार पर। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कार्यभार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कार्यभार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विविधता और अभ्यास के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचार का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी माता पिता, भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिमा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि कार्यभार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी देखें जरा, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचार निर्माण करने, यानी कि स्वयं के विचार बच्चा जब करेगा, स्वयं के गृह कार्य की कोई बात नहीं होती है, कक्षा कार्य की कोई बात नहीं, माता पिता का कोई लेना देना नहीं है, मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है। तो ये नहीं, मूल्यांकन के और भी तरीके हैं, स्वयं के विचार निर्माण करने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक खर्च में शामिल है। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक खर्च में शामिल है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। ऑप्शन बी एक ग्लोब की गणना और सापेक्ष स्थिति की उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन सी अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। ऑप्शन डी स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक खर्च में शामिल है। तो मानचित्र को पढ़ने के लिए किस चीज की, तो मानचित्र की जब बात करें, मानचित्र की बात करें तो सापेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में धारणा को समझाने के लिए कहने और कहने का उपयोग करने में मदद करता है। तो समझाना ईवीएस का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति, कल्पना और उसकी पहचान स्थापित करना, छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना। ऑप्शन डी छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। विश्वसनीयता और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करना और उसकी पहचान स्थापित करना छात्रों की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। ईवीएस असाइनमेंट को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मिलता है। क्या मिलता है। ऑप्शन ए अपने माहौल में स्वतंत्र रूप में अटकलों का रुख करें। ऑप्शन बी विज्ञान सीखने के लिए अनुसंधान से संबंधित कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी वैज्ञानिक और बेहतर तरीके से जाने। ऑप्शन डी विषय में रुचि का विकास करना। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ईवीएस असाइनमेंट को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें क्या मिलता है।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अपने माहौल में स्वतंत्र रूप से अटकलों का रुख करें, यानी कि अपने माहौल में स्वयं करने के माहौल में, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सर्प के बारे में पढ़ती है, यानी पढ़ाती है। वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विवरणों को विवरण के लिए कहती है जो उनके पास थे, वह उपयोग कर रहा है। ऑप्शन ए प्रेरक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी डिडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन सी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच और ऑप्शन डी डिडक्टिव इंडिक अप्रोच। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब पीटी सर्प के बारे में पढ़ाती है, कई उदाहरण करवाती है, शुरू करवाती है और कई प्रकार से विवरणों को प्रस्तुत करती है, तो ये प्रेरक दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्रेरक दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक पशु के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो आई है जहां एक दाव सामान से भरा हुआ है, यानी कि जहां एक दाव सामान से भरा हुआ है और दाव के कारण समय लंगड़ा कर चलता है। वह लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है, तो कौन से प्रश्नों की चर्चा करना चाह रहा है। ऑप्शन ए गढ़ के प्रभाव की, ऑप्शन बी गड़ा का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है, ऑप्शन सी निर्विचारता और शोषण के लिए, ऑप्शन डी दोनों ए और बी के लिए। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वह निर्वाचिता और शोषण के लिए कोशिश कर रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ईवीएस की विचारधारा के पीछे अरविंदो और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल है, जैसे कि ईवीएस। ऑप्शन ए बच्चों में समस्या की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी बच्चों का समग्र विकास करना, ऑप्शन सी बच्चों में सामाजिक क्षमता का विकास करना, ऑप्शन डी ये सभी। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो बात करें कि ईवीएस की विचारधारा के पीछे अरविंद और गांधी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल है, जैसे कि ईवीएस बच्चों का समग्र विकास है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बच्चों का समग्र विकास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है। ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संभावना है। ऑप्शन ए बच्चों को क्या पता नहीं है, ऑप्शन बी बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ऑप्शन सी यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं था, ऑप्शन डी बच्चे की याद करने की क्षमता है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो ईवीएस वर्ग के बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संभावना है कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, बच्चे क्या जानना चाहते हैं। तभी तो बच्चा क्रिएटिव रहेगा और सक्रिय रहेगा, जब जानने की कोशिश करेगा, जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हर रात कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो हर रात कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ऑप्शन ये सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन बी ये दूसरे संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, ऑप्शन सी इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, ऑप्शन डी ये पाठ बहुत रोचक है। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो हर रात कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो यह दूसरे संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि सुनने की क्षमता ये सीखने वालों को नहीं, ये संदर्भ में स्थिति कल्पना करने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक बच्चों के शिक्षक के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न उपलब्धियों की छुट्टियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी मदद करेगा, क्या मदद करेगा। ऑप्शन ए इन त्योहारों के बारे में जानना, ऑप्शन बी हमारे देश में बनावट की प्रक्रिया के संबंधों में विविधता मौजूद है, ऑप्शन सी उनके साक्षरता को अर्थ प्रदान करके, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। बताएं कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखें, त्योहारों के बारे में जानना, छुट्टियों के बारे में चर्चा करेगा तो त्योहारों के बारे में, हमारे देश में बनावट की प्रक्रिया के बारे में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
विज्ञान ज्ञान का एक गतिमान शरीर है। तो विज्ञान ज्ञान का एक गतिमान शरीर है, ऑप्शन ए। इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, ऑप्शन बी। ये समय के साथ बदलाव करता रहता है, ऑप्शन सी। इसमें क्रिएटिव लोग शामिल हैं, ऑप्शन डी। इसका विस्तार होता रहता है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है। तो विज्ञान ज्ञान का एक गतिमान शरीर है, ये समय के साथ बदलाव करता रहता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में व्यवहारिक कार्यों में छात्र शामिल हैं। तो विज्ञान में व्यवहारिक कार्यों में छात्र शामिल हैं, ऑप्शन ए केवल प्रयोग में, ऑप्शन बी कार्य क्षेत्र केवल काम करता है, ऑप्शन सी दोनों सामग्री और समझौते से पहल, ऑप्शन डी हाथों के अनुभव ही। बताएं तो केवल के प्रयोग की बात हो ये भी नहीं होगा, केवल काम करता है ये भी नहीं होगा, हाथों के अनुभव ही ऐसा नहीं है, दोनों सामग्री और समझौते से पहल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण, ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी स्कूल केंद्रित, ऑप्शन सी पाठक केंद्रित, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित। तो विज्ञान शिक्षण में जो दृष्टिकोण होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ईवीएस पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।